हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी प्लस बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हम वेक्टर कैलकुलस कर रहे हैं और आज वेक्टर कैलकुलस की ये लास्ट थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम। इसके बाद एक क्लास और होगी, कुछ मिसलेनियस पार्ट है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टोक्स थ्योरम, इफ एस इज ओपन स्मूथ सरफेस, पहले क्या होती थी? क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड सरफेस होती थी और जिसमें कुछ वॉल्यूम होती थी, जिसमें हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते थे। लेकिन यहां पर स्टोक्स थ्योरम में क्या है? एस इज ओपन स्मूथ सरफेस बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। सरफेस तो है ओपन एंड स्मूथ, बट वो ओपन स्मूथ सरफेस को एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बाउंड करती है। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम की कंडीशन समझो पहले। एस इज एन ओपन स्मूथ सरफेस बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। जो मेरा एफ वेक्टर है दैट इज कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। देन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कंटूर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस डेल क्रॉस एफ एन वेक्टर एन कैप डी एस। और ये एन कैप क्या है? आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल टू एस है। अच्छा, स्टोक्स थ्योरम को याद रखने का तरीका क्या है? वो इस चीज को लिख के दे देगा और पूछेगा बताओ ग्रीन्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, कौन सी थ्योरम है, या नन ऑफ दीज। तो जिसमें भी इस तरह की कोई इक्वेशन और इसके बीच में यहाँ पे क्रॉस मिल जाए तो वो स्टोक्स थ्योरम है, समझ लेना बात को। या यहाँ पर कर्ल एफ लिखा मिल जाए, क्योंकि ये कर्ल एफ ही तो है, तो भी आप समझ जाना कि ये स्टोक्स थ्योरम है। ठीक है, और ये सिंगल इंटीग्रल को, मतलब लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में चेंज कर देती है। तो लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कंटूर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस एस कर्ल एफ, या बोलो डेल क्रॉस एफ एन कैप डी एस। ये एन कैप है आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल टू एस। इतनी बात समझ में आ गई? ये थी डेफिनेशन स्टोक्स थ्योरम की। और ऊपर वाली बात याद रखो या ना रखो, फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, और बाकी चीज आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी कि स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। अब आ जाइए नोट पे। इन स्टोक्स थ्योरम द कर्व सी इज ट्रावर्स्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अनलेस अदरवाइज नथिंग इज मेंशन्ड। जब तक कुछ मेंशन ना हो तो जो कर्व सी है उसको हम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस कर्व को लेंगे, अनलेस अदरवाइज नथिंग इज मेंशन्ड। अब ये 4 पॉइंट है नोट, और चारों पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। एक भी पॉइंट मत छोड़ देना, चारों पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि जो स्टोक्स थ्योरम है वो जनरलाइजेशन है ग्रीन्स थ्योरम की। मतलब ग्रीन्स थ्योरम को जनरलाइज कर दे तो स्टोक्स थ्योरम मिलती है। ऐसे ही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो जनरलाइजेशन है ग्रीन्स थ्योरम की इन प्लेन, प्लेन के अंदर। ठीक, ग्रीन्स थ्योरम को जनरलाइज कर दे प्लेन के अंदर तो वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बन जाती है। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि जो ग्रीन्स थ्योरम है ना वो पर्टिकुलर केस है स्टोक्स थ्योरम का, और स्टोक्स थ्योरम जो है वो जनरलाइजेशन है ग्रीन्स थ्योरम का। तो पर्टिकुलर केस कौन हुआ? ग्रीन्स थ्योरम, और ग्रीन्स थ्योरम का जनरलाइजेशन हुआ स्टोक्स थ्योरम। इज इट क्लियर? सो ग्रीन्स थ्योरम इज पर्टिकुलर केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, और इसमें एक लाइन छोड़ दी हमने इस वाले पॉइंट में। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज जनरलाइजेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन वेयर द रीजन आर, यानी कि जो प्लेन है, इज गोइंग टू बी चेंज्ड इन स्पेस। ठीक है, जो रीजन मेरी रीजन आर है, वो जो मेरा प्लेन है वो स्पेस में चेंज हो जाएगा, गोइंग टू बी चेंज्ड इन स्पेस। ये एक तरह की लाइन है, इसको याद कर लेना, मतलब कंडीशन है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कब जनरलाइजेशन होगा ग्रीन्स थ्योरम का इन प्लेन, वेयर द रीजन आर, यानी कि प्लेन इज गोइंग टू बी चेंज्ड इन स्पेस। और ये बात आपको बताई थी, ग्रीन्स थ्योरम इज पर्टिकुलर केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, और स्टोक्स थ्योरम जो है वो जनरलाइजेशन है ग्रीन्स थ्योरम का, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी जनरलाइजेशन है ग्रीन्स थ्योरम का, बट कुछ कंडीशन है, प्लेन में होनी चाहिए एंड रीजन आर इज गोइंग टू बी चेंज्ड इन द स्पेस। ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट देखो, अब ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन also holds for the region bounded by a finite number of closed curves which do not intersect। जो ग्रीन्स थ्योरम हम करके आए थे, अगर उस ग्रीन्स थ्योरम को इन प्लेन, ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन also holds for the regions, ये ग्रीन्स थ्योरम उन रीजन्स के लिए भी होल्ड करती है बाउंडेड बाय अ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड कर्व्स,
जो रीजन फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड कर्व से बाउंड होती हैं। ग्रीन्स थ्योरम उनके लिए भी होल्ड करती है, विच डू नॉट इंटरसेक्ट। दोबारा से, ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन also holds for regions bounded by a finite number of closed curves which do not intersect। अब इस स्टोक्स थ्योरम पे क्वेश्चंस देखिए, जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां देखो, इफ S is a surface of upper portion of x square plus y square is equal to 4 and z is equal to 6, मतलब एक सिलेंडर टाइप दिया हुआ है और उसका अपर पोर्शन क्या है, x square plus y square is equal to 4 and z is equal to 6। तो देखो, ये जो सिलेंडर है, नीचे सर्कल है और उसकी हाइट z इज इक्वल टू 6 तक है। तो एक बात बताओ, क्या ये ओपन नहीं है? ऊपर से भी ओपन होता है सिलेंडर, खोखला सिलेंडर, और नीचे से भी ओपन होता है, ठीक है। और इसने तो स्पेशल बोल दिया डबल इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ डी एस, इसको निकालना है। तो ये तो सिंपल दिखाई दे रहा है कि स्टोक्स थ्योरम लगेगी, वेयर एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप एक्स वाई जे कैप प्लस के कैप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल इंटीग्रल सरफेस एस लगा दी, डेल क्रॉस एस डी एस, ये हमको निकालना है। दिस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कंटूर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इसी के इक्वल होती है ना, इसी के इक्वल होती है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गिवन है हमें, और जेड 0 से लेकर, और जेड की वैल्यू की क्या गिवन है, 0 से लेकर 6 तक गिवन है, ठीक है। जेड की वैल्यू अगर मैं यहां पर जेड 0 टू 6 है, तो जेड 0 जब भी डी जेड की वैल्यू 0 आएगी डेरिवेटिव करने पर, और जेड 6 होगा जब भी डी जेड की वैल्यू 0 ही आएगी। इतनी बात समझ में आई मेरी? अब आगे चलते हैं, हम देखो, अब हमें वैल्यू निकालनी थी इस चीज की, डबल इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ की। तो इस चीज की मैं वैल्यू निकाल दूंगा, लाइन इंटीग्रल। सो दिस लाइन इंटीग्रल और क्लोज्ड कंटूर सी, एफ वेक्टर था मेरा एक्स स्क्वायर आई कैप एक्स वाई जे कैप, तो हमने क्या किया, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर था ना, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, एफ वेक्टर था मेरा ये, और डी आर वेक्टर था डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। तो इनके एफ वेक्टर के साथ डॉट कर दी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स वाई डी वाई और 1 डी जेड ये आएगा, ठीक है। तो ये लिख लिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई, और जेड की वैल्यू 0 है, तो क्या आ जाएगा, 0 डी जेड। इतनी बात समझ में आई? इज इट क्लियर? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर गिवन है, तो यहां पर हम क्या पोलर फॉर्म लगा सकते हैं। तो रेडियस 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 कोस थीटा y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, और dx की वैल्यू हो जाएगी -2 साइन थीटा डी थीटा, और dy की यहां से वैल्यू हो जाएगी 2 कोस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा डी थीटा। ये सारी वैल्यूज आ गई, अब इनको इनमें पुट कर दो। तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कंटूर, x की वैल्यू पुट करो, इसका स्क्वायर करना है, 2 2 जा 4 कोस स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4 कोस स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू हो गई -2 साइन थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगी 4 2 जा 8 -8 कोस स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ऐसे ही x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, और dy की वैल्यू पुट कर दो। x डॉट y मतलब इन दोनों का डॉट, 2 2 जा 4 कोस थीटा साइन थीटा लिख लिया, और ये हो गया 2 dy की वैल्यू 2 कोस थीटा, तो 8 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो 0 आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब बात है, 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। देखो, अगर ये मेरी कोई कर्व है और इसको मैं श्रिंक कर कर एक पॉइंट बना सकता हूं, तो ऐसी कर्व को बोलेंगे एक सिंपल कनेक्टेड कर्व, ठीक है। और अगर ये मेरी कर्व है और ये अंदर से इसमें होल है, ठीक है, तो इसको मैं श्रिंक करके पॉइंट नहीं बना सकता। इस बार वाली कर्व को श्रिंक यहां तक कर सकता हूं, इससे नीचे श्रिंक नहीं कर सकता। तो ऐसी कर्व को हम बोलते हैं मल्टीपली कनेक्टेड कर्व, ठीक है। अच्छा, अब इसी में यही लिखा हुआ है, अ रीजन आर फॉर विच एनी क्लोज्ड कर्व लाइंग इन रीजन आर कैन बी कंटिन्यूअसली श्रंक टू अ पॉइंट। अगर मैं इसको बिल्कुल पॉइंट पे श्रंक कर पाऊं विदाउट लिविंग द रीजन आर इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड रीजन। तो ऐसी चीज को हम सिंपली कनेक्टेड रीजन बोलते हैं, और अगर कर पाए तो सिंपली कनेक्टेड, नहीं कर पाए तो मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। अब आ जाइए ग्रीन्स थ्योरम का, इसमें क्या यूज है। ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन इज एप्लीकेबल इन सिंपली कनेक्टेड रीजन। सिंपली कनेक्टेड रीजन में ग्रीन्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है, एंड इट इज आल्सो एक्सटेंडेड टू मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, और इसको हम मल्टीपली कनेक्टेड रीजन पर एक्सटेंड कर सकते हैं। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो क्वेश्चन की फॉर्म में आता है ये, बट इसको एज अ रिजल्ट याद करना आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा मैं आपको, देखना कितनी बार पूछा हुआ है इसी में से, इस क्वेश्चन में से।
तो इसको एज अ रिजल्ट याद कर लेना, निकालने में इसको टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। देखो क्या है, इसमें एरिया निकालने को बोलेगा ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से। बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम शो दैट द एरिया बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी इज गिवन बाय, एरिया बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी इज गिवन बाय। ग्रीन्स थ्योरम की मदद से ये शो करो कि जो एरिया बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज्ड कर्व सी क्या होगा। ग्रीन्स थ्योरम की मदद से ये निकालो कि एरिया बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी क्या होगा। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कंटूर x dy माइनस y dx, याद कर लो इसको, ये होगा फॉर्मूला एरिया का। ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से ये बताओ कि एरिया बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी का फॉर्मूला क्या होगा। तो एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कंटूर x dy माइनस y dx, इसको याद कर लो। ठीक है, इसी पे ही क्वेश्चन कैसे पूछता है देख लो। फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स बाय अप्लाइंग द अबव रिजल्ट फॉर अ क्लोज्ड कर्व सी इन xy प्लेन। एरिया ऑफ इलिप्स बताओ बाय अप्लाइंग द अबव रिजल्ट फॉर अ क्लोज्ड कर्व सी इन xy प्लेन। देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला पता है। इलिप्स का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई ए बी, पाई ए बी। तो जिस भी ऑप्शन में ये पाई ए बी दिख जाए डायरेक्ट लगाओ, बट मेरे को आपको ये इसकी एप्लीकेशन समझानी है, तो इसलिए मैं इसका प्रूफ करवा रहा हूं। नहीं तो आपको एरिया ऑफ इलिप्स पता है, पाई इंटू ए इंटू बी होता है। ठीक है, सो इलिप्स में क्या निकालना है हमको, ये चीज निकालनी है, एरिया निकालना है। सो एरिया अगर मेरे को निकालना है तो डबल इंटीग्रल, इस सिंगल इंटीग्रल को मैं डबल इंटीग्रल में लेके चला जाऊं। अच्छा दोबारा सुनो, मुझे निकालना है इस इलिप्स का एरिया। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला 1/2 लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कंटूर x dy माइनस y dx। इस चीज को उठा के यहां लिख लिया। इज इट क्लियर? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एरिया का अगर हम डायरेक्ट देखें तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रल dx dy। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये एरिया होता है सरफेस एरिया जो नॉर्मली हम लिखते हैं। ठीक है, तो उस सरफेस एरिया, या तो इसको एरिया लिखो, या इसको ये चीज लिखो, या ये चीज लिखो, ये तीनों बराबर है। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो जो इलिप्स होती है, जैसे सर्कल में हम x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही इलिप्स में हम लिखते हैं x इज इक्वल टू a कोस फाई, y इज इक्वल टू b साइन फाई। सर्कल में ये दोनों सेम रहते हैं और इलिप्स में दोनों अलग अलग रहते हैं। ठीक है, एंगल जो भी है वही आएगा कोस फाई साइन फाई। अच्छा, x का डेरिवेटिव करो, dx आ जाएगा माइनस a साइन फाई, और dy आ जाएगा b कोस फाई। सारी वैल्यू आ गई। अब इसमें ये वैल्यूज पुट करनी है। एंगल किस किस के बीच में होगा? 0 टू पाई, 2 पाई के बीच में, क्योंकि कंप्लीट पूरा सर्कल घूमेगा। ठीक है, तो एंगल होगा 0 टू 2 पाई, बाहर 1/2, x की जगह पुट करो a कोस फाई, और dy की जगह पुट करो b साइन फाई, तो ab कोस स्क्वायर फाई आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर y की जगह वैल्यू पुट करो b साइन फाई, और dx की जगह वैल्यू पुट करो माइनस a साइन फाई, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस ab साइन स्क्वायर फाई। इंटीग्रेट कर दो, ab कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी फाई, क्या आ जाएगा? 1/2 तो बाहर था ही, ए बी और इंटू फाई, और लिमिट पुट करोगे तो ए बी इंटू 2 पाई आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई ए बी इज द आंसर। वैसे आपको एरिया ऑफ इलिप्स पता है, ये ऑप्शन में पाई ए बी मिलेगा, डायरेक्ट आंसर लगा देना। इज इट क्लियर? तो ये थी इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अब है क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन स्टोक्स थ्योरम। यहां से आपका सारा जितना भी हमने पढ़ा है वो सब क्लियर हो जाएगा। जो मैंने ये बताया ना कि स्टोक्स थ्योरम इज जनरलाइजेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज जनरलाइजेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन। ठीक है, और ग्रीन्स थ्योरम इज पर्टिकुलर केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम। ये 3 पॉइंट, इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, तो इन पॉइंट्स को ध्यान कर लेना, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। अब देखो 3-4 क्वेश्चन है स्टोक्स थ्योरम पे, ये मैं करवा देता हूं आपको, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत हो जाए। देखो, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इवैल्यूएट दिस वेयर सी इज अ सर्कल, सर्कल गिवन है, ट्रांसवर्स्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस सर्कल की डायरेक्शन क्या दी हुई है? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इतनी बात आप समझ गए हो। ठीक है, ये वैल्यू मुझे निकालनी है, और ये चीज निकालनी हम स्टोक्स थ्योरम से इजीली निकाल सकते हैं। इस चीज को कैसे? ये फॉर्मूला बताया था, ये क्या है? एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर हमें गिवन है ये। ठीक, लाइन इंटीग्रल क्लोज कंटूर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर गिवन है, तो एफ वेक्टर क्या रहा होगा? वाई आई कैप और एक्स जे कैप।
और डी आर वेक्टर क्या रहा होगा, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, जब दोनों का डॉट होके ये आया होगा, है ना, तो एफ वेक्टर मैंने लिख लिया। अब मेरे को स्टोक्स थ्योरम लगानी है, तो डेल क्रॉस एफ निकालना पड़ेगा, डेल क्रॉस एफ, सो आई कैप जे कैप के कैप, डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल के, डेल के लिए डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, और एफ वेक्टर के कौन कौन है, आई का कोफिशिएंट है वाई, और जे का कोफिशिएंट है एक्स, और जेड का कोफिशिएंट है नहीं तो जीरो। इसकी वैल्यू निकाल देना, जीरो आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जीरो है तो इसमें पुट करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा स्टोक्स थ्योरम में। अब आगे आ जाइए, इवेल्युएट दिस, देखो डायरेक्ट बोल रहा है इवेल्युएट इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कंटूर माइनस वाई डीएक्स प्लस एक्स डी वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। और कर्व क्या गिवन है, सी सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्या करना है, पहले एफ वेक्टर लिख लिया, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वाई आई कैप और एक्स जे कैप प्लस जीरो के कैप, क्योंकि जेड है ही नहीं यहाँ पर। और डी आर वेक्टर क्या रहा होगा, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं हमें। एफ वेक्टर हमें मिल गया तो हम स्टोक्स थ्योरम लगा देंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो स्टोक्स थ्योरम में डेल क्रॉस एफ चाहिए होता है, तो डेल क्रॉस एफ आई कैप जे कैप के कैप, इसका डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। अच्छा, इनका कोफिशिएंट रखो माइनस वाई एक्स और जीरो, पुट कर दिया, इनका डिटर्मिनेंट लेना है अब। इज इट क्लियर? तो इनका डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे जब जीरो जीरो और लास्ट में टू बचेगा, देखो करके भी दिखा देता हूं। आई कैप लिखा, आई कैप लिखेंगे, फिर वाई का डेरिवेटिव जीरो के साथ जीरो, फिर माइनस में एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड जीरो होगा, फिर माइनस जे कैप लिखेंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव जीरो के जीरो, और वाई का माइनस वाई का डीजेड के साथ जीरो, ठीक है, तो ये भी जीरो आ जाएगा, जे का भी। फिर होगा प्लस का के कैप, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, और वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, तो वन प्लस वन टू के कैप आएगा। तो ये चीज आ गई हमारे पास। अब आगे देखो, कर्व मुझे क्या गिवन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड जेड बराबर में जीरो, क्योंकि जेड कहीं था ही नहीं कर्व में, तो जेड बराबर जीरो होगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे फॉर्मूले में ये एन कैप आता है, ये एन कैप क्या होगा, आप देखो हियर एन कैप इज आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल है। जैसे मेरा जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, ये मान लो इस सरफेस पे है ये सर्कल, ठीक है, तो जो नॉर्मल एन कैप होगा वो इस सरफेस के आउटवर्ड होगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको समझ में आ रहा है कि जरूर एक्स वाई प्लेन में होगा, तो इसके नॉर्मल कौन सा होगा, जेड वाला प्लेन होगा ना, इतनी बात समझ रहे हो। तो जो मेरा एन कैप आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसका मतलब उसका आई कैप का कोफिशिएंट होगा जीरो, और जे कैप का कोफिशिएंट होगा जीरो, और जेड कैप का कोफिशिएंट होगा 1, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल होगा, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, ये एक सर्कल बनेगा और एक्स वाई प्लेन में बनेगा, और जो मेरा नॉर्मल है वो इस सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल है, तो जरूर वो जेड एक्सिस के अलोंग बनेगा, है ना, क्योंकि इन दोनों, जैसे ये सरफेस है तो इसके नॉर्मल क्या होगा, एक्स वाई के नॉर्मल तो जेड ही होता है, और यूनिट नॉर्मल है तो इस हमारे इसको 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 0 0 1, तो ये आ गया मेरे पास एन कैप। इतनी बात समझ में आ गई, तो एन कैप आ गया, 0 आई कैप 0 जे कैप 0 1 के कैप, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं स्टोक्स थ्योरम से, लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कंटूर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस एस कर्ल एफ, यानी कि डेल क्रॉस एफ, इसकी वैल्यू आई थी 2, तो 2 रख दी, ठीक है, 2 डेल क्रॉस एफ की वैल्यू कितनी आई थी, 2 के कैप आई थी, 2 के कैप। इज इट क्लियर, क्या आई थी, 2 के कैप आई थी, और उसके बाद हमने क्या वैल्यू पुट की, एन कैप की वैल्यू आई थी 1। हाँ, तो अब एक मेरी बात समझो, ये आई कैप जे कैप के कैप क्यों गुम हो गए, उस चीज को समझा रहा हूं। देखो डेल क्रॉस एफ, ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी आती है, वेक्टर निकल के आएगा, वो वेक्टर निकल के आया ये, एन कैप की वैल्यू निकल के आई ये, इन दोनों का एन कैप का और इस सारी चीज का करना डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट आएगा स्केलर, तो डेल क्रॉस एफ का और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट करना, तो 0 0 0 0 0 0 2 इंटू 1 2, तो इतनी चीज की वैल्यू आ गई 2, 2 पुट कर दी और डीएस एज इट इज रख दिया, ठीक है, 2 कॉमन बार ले लिया। अब ये आ गया सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया सर्कल था, सर्कल का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसका 3, तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर, तो 9 आ गया, 9 दूनी 18, तो 18 पाई इज द आंसर। समझ आ रहा है? और एक क्वेश्चन देखो, इससे और क्लैरिटी होगी, इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल और क्लोज्ड कंटूर सी 2y dx प्लस 3x dy, 2y dx
plus 3x dy where c is the boundary of the unit disk। एक यूनिट डिस्क है, डिस्क क्या होती है समझ रहे हो, बता रहा हूं एक मिनट। जैसे देखो ये है सर्कल, ये है सर्कल, ठीक, और अगर इसके अंदर का पार्ट भी मतलब ऐसे सॉलिड हो ये पूरा, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क, सर्कुलर डिस्क। क्लियर। उसकी इक्वेशन होती है डिस्क की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 या लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होती है। अब ये यूनिट डिस्क है तो इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर होगा और जेड की इज इक्वल टू 0 है। ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ वेक्टर में यहां से एफ वेक्टर निकाल सकता हूं, 2y i कैप होगा, 3x j कैप होगा प्लस 0 k कैप होगा, ठीक है। फिर डेल क्रॉस एफ निकाल लेंगे, कर्ल एफ निकाल लेंगे, तो वो आएगा 0 i कैप 0 j कैप 1 k कैप, आप निकाल लेना। डिस्क लाइज इन जेड बराबर में 0 काउंटर क्लॉकवाइज, सो n कैप इज इक्वल टू 0 0 1। अब ये जो डिस्क है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो इस एक्स वाई प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जो कि जेड एक्सिस के अलोंग होगा, और यूनिट एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो 0 0 1 मतलब 0 i कैप 0 j कैप 1 k कैप, ऐसा आएगा एन कैप। क्लियर है। तो इसका और ये जो चीज आई इनका डॉट प्रोडक्ट करवाना है, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की 1 और इंटू में ds। तो ये सरफेस एरिया हो गया। सरफेस एरिया ऑफ मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर है 1, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, पाई इज द आंसर। और देखिए 2 क्वेश्चन हो रहा आपके लिए। इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल y dx माइनस x dy, ये लाइन इंटीग्रल निकालना है, वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हमें गिवन है। सेम आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहां से एफ वेक्टर ये आ गया, फिर इसका कर्ल एफ निकाल दिया, ये आ जाएगा। यूनिट नॉर्मल वेक्टर वही होगा 0 0 1, क्योंकि ये भी एक्स वाई प्लेन है, इसके नॉर्मल होगा, तो 0 i कैप 0 j कैप 1 k कैप, ये इसका नॉर्मल होगा। फिर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज कॉन्टूर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, दिस इज इक्वल टू क्लोज, दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर एन कैप ds। इसकी वैल्यू मेरे पास ये है, एन कैप की वैल्यू ये है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाओ, -2 आएगा, -2 को बाहर ले लो, ये सरफेस एरिया हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा इस सर्कल का, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस है 2, सो -2 बार पाई और रेडियस 2 था तो 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, -8 पाई इज द आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी स्टोक्स थ्योरम क्या होती है। इवेल्युएट दिस लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कंटूर cy स्क्वायर dx x स्क्वायर dy प्लस z स्क्वायर dz वेयर c इज द बाउंड्री ऑफ द डिस्क, ये दे दी डिस्क, z बराबर में 0 यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम का यूज करना है। f वेक्टर क्या होगा, y स्क्वायर i कैप x स्क्वायर j कैप z स्क्वायर k कैप, ठीक है। अब मैंने इसका कर्ल f निकाल लिया, इसका कर्ल f आएगा ये, ठीक है, निकाल लेना कर्ल f। s इज द डिस्क x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, z बराबर में 0 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही लेनी है। इज इट क्लियर। अब ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब 0 i कैप 0 j कैप 1 k कैप होगा, क्योंकि यूनिट नॉर्मल है, ठीक है। तो हमने एन कैप k कैप के बराबर आ गया, मतलब 0 i कैप 0 j कैप प्लस 1 k कैप, तो 0 0 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो लाइन इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ एन कैप ds, स्टोक्स थ्योरम लगा दी। तो इसकी चीज की वैल्यू है हमारे पास 2x माइनस 2y k कैप, और एन कैप की वैल्यू है 1 k कैप, तो k कैप वाला k कैप से गुना हो जाएगा 2x माइनस 2y, डॉट प्रोडक्ट हुई है तो सब हट जाएगा, केवल 2x माइनस 2y इंटू 1 ये होगा ds एज इट इज। तो 2x माइनस 2y है, और मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 गिवन है। अगर ये नौबत आ जाए और इस तरह की डिस्क गिवन हो या सर्कल गिवन हो, और आपको ये नौबत आ जाए कि अब तो लिमिट पुट करके इसको सोल्व भी करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट उसको पोलर फॉर्म में ले जाओ। सर्कल के लिए पोलर फॉर्म होती है x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड ds जो होगा सरफेस एरिया होगा वो dA के बराबर ही होगा, दैट इज r dr d थीटा के, ठीक है। तो ds या बोलो dA को r dr d थीटा पुट करना है, यही पोलर फॉर्म होती है। जब हम इंटीग्रल कैलकुलस करेंगे तब भी करेंगे, आपने 11th 12th में भी किया होगा, ये सब ग्रेजुएशन में भी किया होगा, ठीक है। तो डबल इंटीग्रल को अब सोल्व करना पड़ेगा, लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो रेडियस लो,
जीरो से लेकर 2 तक है रेडियस, r इज बिटवीन 0 to 2, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। रेडियस क्या था 2 है ना, यहां से 2 था, तो रेडियस की लिमिट पुट होगी 0 to 2 और थीटा पुट होगा 0 to 2 पाई। क्लियर, क्योंकि पूरी डिस्क है गोल 0 to 2 पाई, थीटा बिटवीन 0 to 2 पाई, तो मैंने पुट कर दिया अब थीटा 0 to 2 पाई, रेडियस 0 to 2। अब चेंज करो, इसमें क्या चेंज होगा, 2 कॉमन लो, 2 कॉमन ले लिया, और r cos थीटा माइनस r sin थीटा होगा, r स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्यों, एक तो r इस r cos थीटा r sin थीटा वाला आ गया, और एक ds वाला आ गया, dA, जो ds बराबर dr d थीटा था, एक r ये बाहर आ गया, ये dr थीटा d थीटा एज इट इज। पहले करो विद रिस्पेक्ट टू r, मतलब इसको मत देखो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो, तो 2r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r क्यूब बाई 3, 2 एज इट इज, cos थीटा माइनस sin थीटा, लिमिट पुट करो, फिर लिमिट पुट करके विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दो इंटीग्रेट, और लिमिट पुट कर देना, जीरो आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी स्टोक्स थ्योरम की क्लास। अब इसके आगे भाई एक मिसलेनियस क्लास और होगी मेरी तरफ से, पूरा वेक्टर कैलकुलस खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितना बेस्ट से बेस्ट मैं करवा सकता था, कंटेंट दे सकता था, मतलब कम से कम पेज भरवा के आपके, और अच्छे से अच्छा कंटेंट जो मैं दे सकता था, मैंने दोबारा से नोट्स रिडिजाइन किए, एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया ढंग से कि क्या क्वेश्चन आना चाहिए नोट्स में। सो जिसने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जिसके भी साथ, जो भी आपके साथ कोई टीजीटी की तैयारी कर रहा हो जिसको आप जानते हो, तो उनके साथ अपने चैनल को शेयर जरूर करिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूं तो थोड़े एफर्ट आप भी मेरे लिए कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।